गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? चलिए देखिए, तो हिमाचल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्लासेस तो कर ही रहे थे सारे ऑनलाइन। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा। तो अभी तक हमने जो है हिमाचल में ज्योग्राफी के अंदर हमने बात किया था, माउंटेन रेंजेस के बारे में बात किया। माउंटेन रेंजेस के बाद हमने रिसेंटली हमने पासेस के बारे में बात किया, राइट। चलिए, तो पासेस के बाद आगे हम बात करने वाले हैं हिमाचल में ग्लेशियर्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, जब हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर? व्हाट डू यू मीन? हिमनद होता है उसका मतलब? चलिए देखिए, ग्लेशियर्स का मतलब ऐसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऐसे जोन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे स्नो का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लेशियर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसे रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे क्या हो रहा है कि जो बर्फ पड़ रही है, जो बर्फ पड़ रही है और जो बर्फ वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्टिंग। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बर्फ पड़ रही है तो जैसे जैसे आपका बर्फ तो आपकी जो है विंटर सीजन में पड़ेगा। विंटर सीजन में पड़ने के बाद जब आपका समर सीजन आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, इन दैट टाइम वो बर्फ आपकी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है। बट कुछ ऐसे रीजन्स आपको देखने को मिलता है हायर एल्टीट्यूड्स में जहां पे एक्यूमुलेशन का रेट का मतलब इकट्ठे होने का जो रेट है वो काफी ज्यादा होता है मेल्टिंग के कंपैरिजन में। और उसी रीजन में आपको जो है ग्लेशियर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली अगर हम हिमालय की बात करें, जनरली अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालयन रीजन में जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन मतलब वो लाइन जहां से जिसके ऊपर आपकी बर्फ पड़ती है या जिसके ऊपर आपका जो है बर्फ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो हिमालय वाले रीजन में जो स्नो लाइन आपको देखने को मिलेगा लगभग 4300 या 4500 मीटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब लगभग जैसे ही आप लोग 4300 से लेके 4500 मीटर के हाइट के ऊपर जाओगे, उसके ऊपर आपको जो है स्नो एक्यूमुलेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक जानकारी थी ग्लेशियर्स के बारे में। बस हमारा कि नहीं आ रहा है? और हम एक और चीज़ जानते हैं हिमालय के बारे में, हमने डिवीजन भी कर रखा है ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न हिमालयाज। याद होगा सभी को। तो जब हम वेस्टर्न हिमालयाज की बात करते हैं, वेस्टर्न हिमालय सभी जानते हैं ना? वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में सभी को पता है? एक मिनट देखो ज़रा, एक बार इसको इग्नोर करना, जो मैं बात बता रहा हूँ वो सुन ले पहले। ठीक है, ये बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, मैप के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यार, सबसे पहली बात तो जब हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडिया के बारे में बात करते समय हमने एक चीज़ बात किया था। ठीक है, तो हमने एक चीज़ बात किया था कि सर ये हमारा ईस्टर्न हिमालय होगा और ये हमारा वेस्टर्न हिमालय होगा। वेस्टर्न हिमालय ये वाला जोन और ईस्टर्न हिमालय इधर वाला। बाकी रिवर के बेसिस पे हमने डिवीजन कर रखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं स्नो लाइन के बारे में। स्नो लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर आपका बर्फ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, या एक्यूमुलेशन जोन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में जो आपका स्नो लाइन है, ईस्टर्न साइड में आपका जो स्नो लाइन वो आपको देखने को मिलता है, ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलेगा लगभग 4300 मीटर के आसपास। मतलब 4300 मीटर के ऊपर आपको जो है स्नो एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ईस्टर्न हिमालयाज में। दूसरी ओर जब हम वेस्टर्न हिमालयाज में, दूसरी ओर जब हम ईस्टर्न हिमालयाज में जाते हैं, यही स्नो लाइन आपका बढ़ जाता है। लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 5000 मीटर के आसपास आपको स्नो लाइन देखने को मिलेगा ईस्टर्न हिमालयाज में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज की स्लो लाइन है वो रिलेटिवली लोअर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज की स्लो लाइन से। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब स्नो लाइन क्या है ये आपको पता लग गया। दूसरी बात, ये जो स्नो लाइन है ये स्नो लाइन कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट नहीं होता है का मतलब ये हमेशा 4300 मीटर 5000 मीटर जो मैं बता रहा हूँ इतना ही नहीं रहेगा, ये वेरी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर,
ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं आज के टाइम में तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्लाइमेट का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ईयर बाय ईयर जो है ये स्नो लाइन आपकी चेंज होती रहती है। बस कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए कि जब हम ईस्टर्न हिमालयाज़ और वेस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में बात करते हैं तो इस टाइम आपका स्नो लाइन का क्या सिचुएशन है। ठीक, ये पता लग गया। बात करते हैं अब ग्लेशियर्स के बारे में। तो ऑब्वियस ही बात है, वही जोन जहाँ पे स्नो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, मतलब जहाँ पे स्नो इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, मतलब जहाँ जितना स्नो आपकी पड़ रही है उससे कम वहाँ पे मेल्टिंग का रेट है, वहीं पे ही आपको क्या देखने को मिलता है, वहीं पे ही आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो अ ग्लेशियर बॉडी इज अ बॉडी ऑफ आइस दैट ओरिजिनेट्स ऑन द लैंड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द स्नो अंडर द डेफिनेट कंडीशन। तो मतलब एक डेफिनेट कंडीशन के अंदर स्नो का या आइस का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रिस्टल फॉर्म में स्नो जो है हार्ड हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, जैसे ही एक्यूमुलेशन काफ़ी बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो बर्फ़ पड़ रही है वो इकट्ठा होते जा रहा है, तो वो इकट्ठा होते जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके वेट की वजह से जो आपके पास बॉटम वाले जो सरफेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इसकी मेल्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही होती है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं इस रीजन की जहाँ पे एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रहा है, इसको एक्यूमुलेशन जोन भी कहा जाता है। तो एक्यूमुलेशन जोन में ही आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन जोन में ही आपको देखने को मिलता है क्या, ग्लेशियर्स। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन ग्लेशियर्स होते क्या है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर कि सर्दियों में हमने देखा है कि हमारे आसपास के जो पीक्स हैं उनके ऊपर बर्फ देखने को मिलता है, पर गर्मियों में वहाँ पे बर्फ पिघल जाती है। ऐसी जगह को हम लोग ग्लेशियर्स नहीं बोलेंगे। दीज आर नॉट कॉल्ड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थ्रू आउट द ईयर पेरेनियल आपको जो है वहाँ पे स्नो डिपॉजिट देखने को मिलता है, ऐसी जगह को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, ग्लेशियर्स का इंपॉर्टेंट, ग्लेशियर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम के बारे में, अगर हम बात करें या हमारे रिवर्स के रिस्पेक्ट में बात करें। मोस्टली जो हमारे एरिया में रिवर्स है वो सारे के सारे कैसे रिवर है, ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म होने वाले रिवर्स है। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर इनमें आपको पानी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर्स। इनमें पानी कहाँ से आ रहा है? इनमें पानी ग्लेशियर से आ रहा है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये रिवर का जो पानी है वो ग्लेशियर से आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो रिवर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड कर रही है? आपने देखा था कि जैसे हमने बात भी किया था कि जितनी मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो ज़्यादातर शहर, ज़्यादातर जो सिविलाइजेशन है वो पानी के आसपास ही पनपती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिवर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल ही जीवन है, ये तो बचपन से सुन ही रहे हैं हम लोग। सही बात है कि नहीं? तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नाउ डेज हम जानते हैं आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका जो ग्लेशियर्स है वो डे बाय डे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ठीक, वो अनदर एक्सपेक्ट है। दूसरा, अब हिमाचल के ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिमाचल में ग्लेशियर को एक काफ़ी बढ़िया नाम से जाना जाता है, बोलते हैं इसको शिगड़ी। तो हिमाचल में जो है ग्लेशियर्स को बोलते हैं शिगड़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब हम लोग ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियर्स के आसपास आपको लेक्स भी देखने को मिलती हैं। तो देखो यार, ग्लेशियर्स की भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ ग्लेशियर होता है जो बिल्कुल एकदम स्टीप जगह पे है, कुछ ग्लेशियर्स होगा ऐसे वैली वाले जगह पे है, थोड़ा सा डिप्रेशन वाली जगह पे। तो वो डिफरेंट टाइप्स हो जाता है ग्लेशियर्स का, उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। बट कहीं ना कहीं जब हम ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं तो जहाँ पे वैली वाला एरिया है, वैली मतलब ऐसे डिप्रेशन वाला एरिया, थोड़ा फ्लैटर एरिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एक्यूमुलेशन पानी का भी देखने को मिलेगा। तो वो पानी कहाँ से आया है? वो ग्लेशियर से मेल्ट होके पानी आया है। तो ऐसे जगह पे आपको कुछ लेक्स भी देखने को मिल जाएगी। बेस्ट लेक का एग्जांपल जो ग्लेशियर से बना हुआ है हमारा चंद्रताल लेक, जो काफ़ी फेमस भी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हिमाचल में मोस्ट ऑफ द लेक्स जो हमारी बनी है वो इन ग्लेशियर्स के वजह से बनी है, इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से बनी है। लगभग अगर हम बात करें तो 249 के अराउंड जो है छोटी बड़ी सारी झीलों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटी बड़ी अगर हम सारी झीलों के बारे में बात करें तो लगभग हिमाचल का 250 के आसपास करीब जो लेक्स हैं वो आपकी ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म हुई हुई लेक्स हैं।
ठीक, जब हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग हम लोग लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लेक्स होती हैं जो ग्लेशियर से बनी होती हैं, कुछ ऐसे लेक्स होती हैं जो रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया, ऑक्सबो लेक उसको बोलते हैं, कुछ वॉल्केनिक लेक्स होती है, वह अलग अलग बात हो रही है। क्योंकि हम ग्लेशियर्स के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे ग्लेशिएटेड लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब अगर हम बात करें तो ग्लेशियर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे बाय डे ग्लेशियर्स जो है हमारे रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो उसी के आसपास का हमारा एक सर्वे है। सर्वे का रिपोर्ट क्या बोलता है, 1962 से लेके 2001 के बीच में 1628 स्क्वायर किलोमीटर का आपका जो है कहीं ना कहीं ग्लेशियर आपको देखने को मिलता था। और जैसे ही हम लोग 1962 से लेके 2001 के बीच में आते हैं तो आपको जो है यही जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया, सॉरी इस अमाउंट से डिक्रीज हो गया है। तो इस अमाउंट से जो है आपका डिक्रीज हो गया, मतलब देखो 1628 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का जो ग्लेशियर है वो पिघल चुका है 1962 से 2001 के बीच में। तो ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो इसी टाइम में ही कितना 40-45 साल का ये गैप आ रहा है, तो इसी बीच में ही 1600 किलोमीटर के आसपास, 1700 किलोमीटर के आसपास का एरिया का ग्लेशियर आपका मेल्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है आपके ग्लोबल, आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही एक अफेक्ट है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक हमने ये बात किया कि सर ग्लेशियर होते क्या हैं। दूसरा हमने बात किया कि ग्लेशियर कहाँ पे, किस रीजन में आपको देखने को मिलता है। और हमने स्नो लाइन के बारे में बात किया कि स्नो लाइन कहाँ है, ईस्टर्न हिमालयाज़ और वेस्टर्न हिमालयाज़ दोनों जगह पे हमने बात किया। दूसरा उसके बाद हम हिमाचल की तरफ आए तो हिमाचल में हमने बात किया कि ग्लेशियर को हम लोग क्या बोलते हैं, शीगड़ी बोलते हैं। लगभग हिमाचल में 250 जिले जो हैं वो ग्लेशियर से बनी हैं। उसके बाद हमने बात किया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देखने को मिलता है कि लगभग 1628 किलोमीटर स्क्वायर का जो ग्लेशियर है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है। बेसिकली जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में छोटे बड़े ग्लेशियर लगभग मिला के 15,000 के आसपास ग्लेशियर है। और कहीं ना कहीं हिमालय अपने आप में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलता है। ठीक, बात हिमाचल की करते हैं तो हिमाचल में भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। और छोटे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको लगभग जो है एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा। कौन सा रीजन होगा ये आपका होगा लाहौल स्पीति वाला एरिया। कुछ आपका जो है कुल्लू का कुछ एरिया होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपको जो है कांगड़ा में देखने को मिलेगा, ठीक है, मेजर की बात कर रहे हैं हम लोग। और कुछ आपको किन्नौर और शिमला में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली हम बात करेंगे इन्हीं ग्लेशियर्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे मोटे एक्यूमुलेशन है उनके बारे में हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगी। अब इसी रीजन में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, हम जानते हैं कि इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रेट हिमालय का रेंज आ रहा है और इस पर्टिकुलर रीजन में पीर पंजाल का रेंज आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय वाले रीजन में, ठीक है। तो आगे चलें। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा पैटर्न हम जानते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है सर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग जो है इस तरीके से फिर उस डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग जो है तोड़ मरोड़ के जो है चीज़ों को आसान करके फिर आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर ग्लेशियर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के बारे में। तो सबसे पहला जो जिला हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट लाहौल एंड स्पीति। देखिए लाहौल स्पीति को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये लाहौल स्पीति का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति की बात करें तो एक तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला रेंज सर, ये जो रेंज है दैट इज योर व्हाट, कुंजुम। कौन सा रेंज है सर ये, कुंजुम रेंज। और कुंजुम रेंज पे यहाँ पे कुंजुम पास है जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, दो मेजर रिवर हैं यहाँ पे। क्योंकि इन दोनों रिवर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट वैलीज समझ में आएगी और उस वैलीज के बेसिस पे ही आपके ग्लेशियर्स को आपको देखने को मिलेगा। सवाल किस टाइप से आएगा यहाँ से, सवाल एक तो सीधा सीधा पूछ लेगा, ग्लेशियर का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा कि कौन से ज़िले में है। दूसरी बात, जब हम हिमाचल के 12 ज़िलों की बात करते हैं तो उनमें से 3-4 ज़िले ही हैं जहाँ पे ग्लेशियर हैं। तो मतलब कि ये वाला सवाल तो बहुत ही लो लेवल का सवाल हो गया। थोड़ा सा लेवल उठाएगा तो क्या पूछेगा आपसे, किस रीजन में है, किस वैली में है, उस ज़िले के किस वैली में है। तीसरा लेवल क्या हो सकता है, तीसरा लेवल हो सकता है उस ग्लेशियर का हाइट पूछ ले। चौथा लेवल क्या हो सकता है, उस ग्लेशियर का आपको लेंथ पूछ ले। बस मेरा कि नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का ये वाला कुंजुम रेंज, कुंजुम रेंज के पास आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा
कि यहाँ पे एक रिज लाइन है, यहाँ से क्या होगा, एक स्ट्रीम निकलती है, दैट इज योर चंद्र स्ट्रीम, और बेसिकली यहीं पे आपको एक लेक देखने को मिलता है, चंद्रताल लेक। चंद्रताल, या अगर हम चंद्र रिवर की अगर हम बात करें तो चंद्र रिवर के साथ, ये चंद्रा रिवर के साथ जो वैली बनती है इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रा वैली। कौन सी वैली है ये आपकी? चंद्रा वैली। ठीक, फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और लेक है आपकी सूरजताल। सूरजताल से एक रिवर निकलती है, दैट इज योर बागा रिवर, और बागा के साथ जो वैली बनता है दैट इज कॉल्ड योर बागा वैली। कौन सा वैली है ये? बागा वैली। ठीक, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपका लाहौल वैली देखने को मिलेगा, और लाहौल वैली जो है यहाँ से जो है आपके उदयपुर के आसपास तक जो है ये एक्सटेंड करता है बागा वैली। ठीक है, और इसी के बीच में आपको यहाँ पे इस वाले रीजन में एक और वैली देखने को मिलता है, इस वैली को बोलते हैं हम लोग पट्टन वैली। कौन सा वैली है आपका? पट्टन वैली, इस वैली को बोला जाता है। और यहाँ पे एक नाला आ रहा है, इस नाले का नाम है मियार नाला। क्या नाम है इस नाले का? मियार नाला। और यहाँ पे जो वैली है दैट इज योर मियार वैली। कौन सी वैली है ये आपकी? मियार वैली। तो 3-4 वैलीज के बारे में पता लग गया। तो एक तो आपका हो गया ये चंद्रा वैली, एक हो गया आपका ये बागा वैली, एक हो गया आपका ये पट्टन वैली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टन वैली, या चंद्रबागा वैली भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि चंद्रबागा मिलती है ना यहाँ पे, तो चंद्रबागा वैली भी बोलते हैं। और इसी बीच में आपको यहाँ पे लाहौल वैली भी देखने को मिलेगा। ये तो हम जानते हैं स्पीति वैली। स्पीति के साथ यहाँ पे पिन रिवर चल रही है, तो ये आपका हो गया पिन वैली हो गया। तो सारे वैलीज क्लियर हो गए। ठीक, अब यहाँ पे हम जो है वैली वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से वैली में कौन कौन से ग्लेशियर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। तो सबसे पहले जब हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को एंड्रयू विल्सन, तो एंड्रयू विल्सन कौन थे? एंड्रयू विल्सन एक यूरोपियन ट्रैवलर थे, ही इज एन यूरोपियन ट्रैवलर। तो इस यूरोपियन ट्रैवलर ने जो है लाहौल स्पीति को क्या कहा था? अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। या बेसिकली अगर हम लाहौल रीजन की बात करें तो लाहौल वैली को बेसिकली इन्होंने क्या कहा था? वैली ऑफ ग्लेशियर्स इन्होंने कहा था। और बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने 1873 के आसपास दिया था। कितने के आसपास दिया था ये स्टेटमेंट इन्होंने? 1873 के आसपास स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। तो लाहौल को उन्होंने जो है 1873 के आसपास जो इन्होंने क्या कहा था? इट इज़ अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। क्योंकि लगभग जितने भी मेजर ग्लेशियर्स हैं आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगी। जितने भी मेजर ग्लेशियर्स हैं आपको इसी रीजन में, लाहौल वाले रीजन में देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे मैप में मैंने दिखा रखा है, बाकी हम लोग रीजन वाइज अलग अलग से देख लेंगे। जैसे सबसे फेमस है हमारा बड़ा शिगड़ी के बाद आपका छोटा शिगड़ी के पीछे है आपका पाछा। इसके साथ आपको कुल्टी हो गया, मिलांग हो गया, लेडी ऑफ केलोंग, गेफोंग, मुलकिला, शिप्टिंग, मियार। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ग्लेशियर्स के नाम हैं। ठीक, सबको हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज करेंगे और आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि जो लाहौल वाला रीजन है उसको जो है एंड्रयू विल्सन ने कहा था वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो पहला तो आपके पास यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे वैली वाइज। तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन क्या है? ग्लेशियर्स इन चंद्रा वैली। अब चंद्रा वैली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो रिवर चंद्रा है इसके अलोंग जो पाथ आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? चंद्रा वैली। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी डिस्कशन चल रही है, मैं हाईलाइट सिर्फ उसी को करूंगा जो हमारी डिस्कशन चल रही है। ठीक, तो हमारी डिस्कशन चल रही है इस वैली की। तो हमारी डिस्कशन चल रही है बेसिकली इस वैली के बारे में डिस्कशन चल रही है, चंद्रा वैली के बारे में डिस्कशन चल रही है। ठीक है, तो चंद्रा वैली में जो आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है जो सबसे फेमस है दैट इज बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। चंद्रा वैली में आपको देखने को मिलेगा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक, शिगड़ी यहाँ पे माउंटेन भी है। शिगड़ी हम जानते हैं, शिगड़ी का मतलब क्या हो गया? ग्लेशियर हो गया। बड़ा का मतलब ऑब्वियसली होता है साइज में बहुत बड़ा है। कितना बड़ा साइज में है सर? इतना बड़ा है कि ये हिमाचल का जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। हिमाचल का जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। दूसरा, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सबसे पहला जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर दैट इज सियाचिन। सियाचिन की बात करें तो लगभग 76 किलोमीटर तक इसका लेंथ है। दूसरा जो है इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है गंगोत्री,
लेंथ है इसका 30 किलोमीटर। अब बात करते हैं हमारे बड़ा शिगड़ी की, तो बड़ा शिगड़ी का लेंथ है 25 किलोमीटर, बट करंटली जो आपके सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक इसका लेंथ जो है 27.7 किलोमीटर्स हो चुका है। तो लगभग इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, अराउंड 27.7 किलोमीटर्स जो है इसका लेंथ हो चुका है। ठीक है, तो अच्छी बात हो गई। दूसरा, अगर हम विड्थ की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर का विड्थ है। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि 27 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर का इसका विड्थ है, तो साइज काफ़ी बड़ा है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और कौन सी जगह पर है ये लाहौल स्पीति के कौन से वैली में है? चंद्रा वैली में है। तो ये आप चंद्रा वैली की अगर हम बात करें तो ये लाहौल वाले रीजन में आ गया। तो लाहौल वैली के चंद्रा वैली में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो ग्लेशियर्स है बड़ा शिगड़ी है। अब बड़ा शिगड़ी है तो ओबीसी बात है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो तो ओबीसी बात है। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि ये जो बड़ा शिगड़ी है, इस बड़ा शिगड़ी से जो पानी मेल्ट होता है वो पानी जो है किस में चला जाता है? वो पानी कहीं ना कहीं चंद्रा रिवर जो है इससे पानी रिसीव कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि चंद्रा रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। अब बात करते हैं इस ग्लेशियर के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस ग्लेशियर में सबसे पहले यहाँ पे जो है क्लाइंब जो है इस ग्लेशियर के ऊपर किसने किया था? कैप्टन हारकोट। तो कैप्टन हारकोट जो कि 1869 में जो है इस ग्लेशियर के ऊपर उन्होंने क्लाइंब किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिस ग्लेशियर वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय कैप्टन हारकोट इन 1869। तो इस ग्लेशियर पे 1869 में पहली बार कैप्टन हारकोट ने चढ़ाई की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इसके बाद जो है 1956 में, इसके बाद जो है 1956 में एक वुमेन माउंटेनियर्स का ग्रुप था, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर क्या किया? क्लाइम किया। तो उसके बाद 1956 में वुमेन माउंटेनियर्स का एक ग्रुप था, इन्होंने भी जो है इसके ऊपर क्लाइम कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वुमेन माउंटेनियर्स में कौन से साल में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को क्लाइम किया। ठीक। तीसरा, 1956 के बाद 2 साल बाद 1958 में एक और जो है यहाँ पे क्लाइम करने वाले थे, दैट इज योर स्टीफन्स। क्या है ये? स्टीफेंसन। तो कौन है आपका? स्टीफेंसन। इन्होंने जो है 1958 में जो है इस ग्लेशियर्स के ऊपर क्लाइम किया था। बोलो बात क्लियर? ये 3 इवेंट आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन कौन इसके ऊपर क्लाइम कर चुका है। तो सबसे पहला जो पर्सन है जिसने इसके ऊपर क्लाइम किया था, दैट इज योर कैप्टन हारकोट। कब किया था? 1869 में। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, वुमेन आपका जो माउंटेनियर्स थे इनका एक ग्रुप था, इस ग्रुप ने जो है 1956 में इसके अंदर क्लाइम किया था। और 1958 में फिर एक और व्यक्ति हुए, दैट इज स्टीफेंसन। तो इन्होंने जो है यहाँ पे क्लाइम किया था। बड़ा शिगड़ी से पानी जो है कहाँ पे मेल्ट होके जा रहा है? ये मेल्ट होके जा रहा है आपके चंद्रा रिवर में। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी ओर अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में और बात करें, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के ऊपर सबसे पहला जो सर्वे हुआ था, 1906 के अंदर। कब हुआ था फर्स्ट सर्वे? 1906 के अंदर जो है पहला सर्वे हुआ था। और इस सर्वे को किसने किया था? दैट इज एच वॉकर एंड EH पास्को। तो EH पास्को और H वॉकर इन्होंने जो है पहला सर्वे किया था बड़ा शिगड़ी के ऊपर। कब हुआ था ये सर्वे? 1906 के अंदर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। ऑब्वियसली बात है, अंग्रेजी है यहाँ पे, क्योंकि 1906 के आसपास यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश जो है यही आपका यहाँ पे चल रहा था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आज़ाद हो गए हैं, 1957 का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे आता है अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे जो है 2 लोगों को अपॉइंट किया था कि जाके इस बड़ा शिगड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो वो जो 2 लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया, दैट इज GN दत्त एंड F अहमद। तो GN दत्त और F अहमद ये जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से आए थे। और इन दोनों ने जो है इसके बारे में, बड़ा शिगड़ी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो ये भी आपका एक सवाल हो गया कि 1957 में जो आपके पास कौन 2 व्यक्ति थे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था बड़ा शिगड़ी को जो है स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बारे में बात आती है, दैट इज GN एंड F अहमद। इन दोनों के बारे में बात आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार इसके ऊपर सर्वे कब हुआ था? पहली बार इसके ऊपर सर्वे हुआ था 1906 में। किन लोगों ने किया था? H वॉकर एंड EH पास्को। पहली बार इसके ऊपर क्लाइम किसने किया था?
पहली बार इसके क्लाइम किसने किया था? कैप्टन हारकोर्ट। कैप्टन हारकोर्ट ने कौन से सन में किया था क्लाइम इसके ऊपर? 1869 में। ठीक, तो बाकी 56 और 58 वाला ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1956 और 1958 वाला ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे अब, ठीक। नेक्स्ट, तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक और इवेंट होता है इस बड़ा शिगड़ी में। क्या होता है बड़ा शिगड़ी में एक और इवेंट? देखिए जरा। तो बात आती है 1936 की, बात आती है किसकी? 1936 में। तो 1936 में ये आपका जो है जो आपके पास ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या कर दिया इसने, जो चिनाब रिवर है उसको जो है ब्लॉक कर दिया था। लगभग लगभग जो है चिनाब रिवर को इसने ब्लॉक कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। और इसी के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि आपका एक लेक भी वहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, दैट इज योर चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक बेसिकली कैसे बनता है? चंद्रताल लेक बेसिकली ये बड़ा शिगड़ी के टूटने की वजह से बनता है। चंद्रताल लेक कैसे बन रहा है? बेसिकली ये बड़ा शिगड़ी के टूटने की वजह से बन रहा है। तो इसका मतलब 1936 के आसपास का जो घटना है, तो अगर हम बात करें 1936 से पहले की बात करें तो कितना बड़ा ये ग्लेशियर रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चंद्रताल लेक कहाँ पे और बड़ा शिगड़ी आज की डेट में कहाँ पर है? दोनों का लोकेशन काफ़ी आपको दूर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो पहला ग्लेशियर सबको क्लियर हो गया। तो पहला ग्लेशियर हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, बात क्लियर है। कहाँ पे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपका? चंद्रा वैली में। कहाँ पे है? चंद्रा वैली। तो बात अगर चंद्रा वैली की हो रही है तो बड़ा शिगड़ी के साथ आपको एक और ग्लेशियर देखने को मिलता है, दैट इज योर छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। अब छोटा शिगड़ी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बड़ा शिगड़ी के साथ में ही है, लगभग वैसे ही दिखता है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। कितना बड़ा है? लगभग 9 किलोमीटर का जो है इसका लेंथ है, लगभग 9 किलोमीटर का इसका लेंथ है। और अगर जब हम इंडिया में ग्लेशियर्स का लिस्ट निकालते हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया अगर आप निकालोगे तो 9वें नंबर पे आप लोग छोटा शिगड़ी ग्लेशियर को देखेंगे। तो 9वें नंबर पे आपको दिखेगा छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। तो आप बोल सकते हैं कि जो छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है इट इज़ दी 9th लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का 9वां सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपका छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। अब बड़ा शिगड़ी और छोटा शिगड़ी, इसके पीछे एक और ग्लेशियर है, नाम क्या रख दिया? पाछा ग्लेशियर। तो नाम क्या रख लिया? पाछा ग्लेशियर। इन दोनों के पीछे है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों के लगभग नॉर्थ के आसपास है। तो ये आपका हो गया पाछा ग्लेशियर, ठीक। तो ये 3 ग्लेशियर आपके आसपास में ही देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कौन सी वैली में? ये चंद्रा वैली में। चंद्रा वैली में एक और मेजर ग्लेशियर है, दैट इज योर वक्त गेफांग ग्लेशियर। तो चंद्रा वैली में एक और ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है? गेफांग ग्लेशियर। तो अगर हम गेफांग ग्लेशियर की बात करें, तो अगर हम गेफांग ग्लेशियर की बात करें तो गेफांग आपका पीक भी है वहाँ पे लाहौल स्पीति में। बेसिकली अगर हम बात करें लाहौल में, तो गेफांग की जब हम बात करते हैं तो गेफांग जो है लाहौल के डाइटी हैं, लाहौल के एक देवता हैं, ठीक है। तो लाहौल के जो सबसे बड़े देवता इनको माना जाता है, तो गेफांग, तो इन्हीं के नाम पे जो है इस पीक का नाम है। तो ये जो पीक है ये आपका गेफांग पीक हो गया। बस हमारा कि नहीं आ रहा? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गेफांग क्या है। तो गेफांग जो है लाहौल रीजन के डाइटी हैं, यहाँ के देवता हैं, उनका नाम है, उन्हीं के नाम पे इस पीक का नाम रखा गया है। दूसरी बात, ये जो गेफांग पीक है या गेफांग वाला जो रीजन है, इस रीजन को जो है लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। तो लाहौल का मणि महेश किसको कहा जाता है? गेफांग को कहा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ एक और फैक्ट आपको गेफांग के बारे में क्या ध्यान रखना है? गेफांग जो पहाड़ी है, जो आपको यहाँ पे पीक देखने को मिल रहा है, ये पीक जो है एक सिमिलर पीक आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। एक पीक आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ये पीक, दैट इज योर मैटरहॉर्न पीक। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पीक कौन सा है आपका? मैटरहॉर्न पीक। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, जब शुरू होता है तो ये पीक हमेशा दिखाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी की तरह दिखता है ये कौन सा? गेफोंग पीक। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप यहाँ पे दूर से देखो ना, ये इमेज देखो जरा, ये वाला इमेज देखो जरा, इसमें इसमें नहीं पता लग रहा होगा, इसमें आपको पता लग रहा होगा। लगभग देखो जरा, इसका टॉप जो है लगभग इसी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे कंपेयर कर लिया कि ये तो बिल्कुल हमारे मैटरहॉर्न की तरह लग रहा है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो गेफोंग पीक है, इसका जो ये जो गेफोंग आपका जो पीक है, ये किसकी तरह मिलता है? ये आपके मैटरहॉर्न पीक की तरह आपका मिलता है, जो कि कहाँ पर है?
जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखना। तो गेफोंग ग्लेशियर भी क्लियर हो गया। तो गेफोंग ग्लेशियर के साथ गेफोंग पीक है, और गेफोंग पीक जो है आपके मैटरहॉर्न पीक के साथ मिलता जुलता है, उसी की तरह मेल खाता है। दूसरा, गेफोंग ग्लेशियर या गेफोंग पीक किसके नाम पे ऊपर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है आपके लाहौल के देवता हैं, लाहौल के डाइटी हैं, उनके नाम पे रखा हुआ है। किस जगह के जो है लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है? तो मणिमहेश लाहौल का किसको कहा जाता है? गेफोंग को। तो गेफोंग ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। तो ये सब बातें आपको गेफोंग के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखनी है। बोलो बात क्लियर है? सुनो नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला ग्लेशियर है कुल्टी ग्लेशियर। तो ये कुल्टी ग्लेशियर बेसिकली कहाँ पे है? अगर हम बात करें लाहौल में, तो लाहौल में कोकसर जगह है, तो कोकसर के आसपास आपको कुल्टी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये जो कुल्टी ग्लेशियर है, इसका उसको आपको जो है थोड़ा बहुत आप लोग जो है रोहतांग वाला जो पास है, रोहतांग पास से जो है इसका व्यू आप देख सकते हैं कि दूर आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा। दो ग्लेशियर वहाँ से दिखता है, एक आपका एक कुल्टी ग्लेशियर है, एक आपका सोना पानी ग्लेशियर। दो ग्लेशियर आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं कहीं आपका रोहतांग पास है, तो इसी के आसपास आपको कुल्टी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। कुल्टी ग्लेशियर के नॉर्थ में आपको एक और ग्लेशियर देखने को मिलता है, मिलांग ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर के नॉर्थ में आपको एक और ग्लेशियर देखने को मिलेगा, क्या? मिलांग ग्लेशियर। तो इसके नॉर्थ में एक और ग्लेशियर है, कौन सा? मिलांग ग्लेशियर। इसके अलावा आपको शिफ्टिंग ग्लेशियर देखने को मिलेगा। दिस इज योर व्हाट? शिफ्टिंग ग्लेशियर। अगर आपको याद होगा शिफ्टिंग पास भी हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं है? तो उसी के आसपास आपका शिफ्टिंग ग्लेशियर। इसके बाद एक और ग्लेशियर आप लोग नाम याद रख लो, इसी वैली में है। कौन सा वैली हम बात कर रहे हैं? चंद्रा वैली के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से वैली के बारे में बात करें हम लोग? चंद्रा वैली के बारे में बात करें। तो इस तरीके से आपकी चंद्रा रिवर आ रही थी, तो इस वैली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस वैली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बड़ा शिगड़ी से भी कहीं ना कहीं मेल्ट होके यहाँ पे आपको जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ा शिगड़ी ये हो गया, बड़ा शिगड़ी के पीछे छोटा शिगड़ी, फिर पाछा हो गया। चंद्रताल के ऊपर आपका चंद्रा ग्लेशियर भी आ जाएगा, यहाँ पे आपका चंद्रा ग्लेशियर भी होगा। यहीं पे आपका मिलांग हो गया, कुल्टी हो गया, शिफ्टिंग हो गया। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं देखो जरा। तो ये आपका कुल्टी ग्लेशियर हो गया, वापस करेंगे एक बार, सुन लो एक बार। तो कुल्टी ग्लेशियर हो गया, ये कहाँ पे आपका? कोकसर के आसपास है, जो कि आप लोग रोहतांग से इसको व्यू देख सकते हो। दूसरा मिलांग ग्लेशियर, ये भी आपका कुल्टी ग्लेशियर के नॉर्थ में है। शिफ्टिंग हो गया, उसके बाद समुद्री हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बोलुंग ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पे है? कहाँ पर है? चंद्रा वैली की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दिंग कार्मो। दिंग कार्मो ये भी कहाँ पे है? चंद्रा में है। उसके बाद आपको शिल्ली देखने को मिलेगा, चंद्रा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, शशिम और तपन, ये कुछ ग्लेशियर हैं आपके चंद्रा के। तो चंद्रा वैली में आपको ये 14 ग्लेशियर आपको ध्यान में रखने हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो। तो चंद्रा वैली में लगभग ये 14 ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये आपकी चंद्रा रिवर है। तो चंद्रा रिवर के साथ ही आपका चंद्रा हो गया, शशिम हो गया, पाछा हो गया, छोटा शिगड़ी हो गया। मिलांग बेसिकली अगर हम बात करें तो मिलांग जो है तो कुल्टी के नॉर्थ में है, बट बेसिकली ये आपके बागा रिवर में आ जाता है। तो मिलांग जो है आपके बागा वैली में आ जाता है, क्योंकि इसका वाटर जो है कहीं ना कहीं बागा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको जाएगा, ठीक है ना? बाकी अगर हम बात करें गेफांग की, तो गेफांग का पानी जो है इधर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन से वैली में हो जाएगा? ये आपकी चंद्रा वैली में हो जाएगा। तो ये आपके चंद्रा वैली में हो जाएगा, ठीक है? तो शशिम के अलावा चंद्रा हो गया, शशिम हो गया, लगभग सारे हो गए, शिफ्टिंग हो गया, है ना? ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका लोकेशन हो गया। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? बागा वैली के बारे में बात करेंगे कि बागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। देखो बागा वैली में एक तो ऑब्वियस सी बात है बागा ग्लेशियर है। तो बागा ग्लेशियर से आपका सूरज ताल, और सूरज ताल से आपका कौन सा आएगा? सूरज ताल से आपकी कौन सी रिवर आ जाएगी? बागा रिवर आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर देखने को मिलेगा, बागा हो गया, मुलकिला हो गया, लेडी ऑफ केलोंग हो गया, और गैंगस्टन हो गया। तो ये कुछ ग्लेशियर है इस वैली में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला ग्लेशियर ही कौन सा है आपका? भागा ग्लेशियर। सबसे पहला कौन सा ग्लेशियर है? भागा ग्लेशियर। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग? भागा वैली के बारे में। ऑब्वियसली बात है, इसको भागा ग्लेशियर क्यों बोल रहे हैं? इसको भागा ग्लेशियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस ग्लेशियर से पानी कहाँ पे जा रहा है? बागा रिवर में जा रहा है। तो बागा रिवर में जा रहा है, इसलिए इसको बागा ग्लेशियर बोल रहे हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज योर व्हाट? लेडी ऑफ केलोंग। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट वैली आपके पास जो ग्लेशियर है दैट इज योर व्हाट? लेडी ऑफ केलोंग।
इसको लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा गया? इसको लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा गया? तो अगर आप इस पिक्चर को ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर एक महिला काम करती हुई नजर आ रही होगी। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है इस तरीके से और पीठ में कुछ बोझा है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? दिख रहा है ना? ऐसे लग रहा है ना कुछ, है ना? तो इसीलिए क्योंकि दूर से देखने पे जैसी स्नो, जब इसके ऊपर स्नो डिपॉजिट होगा उस टाइम तो नहीं पता लगेगा, जब स्नो मेल्ट होता है उसके बाद ये कुछ ऐसा रीजन है जो दूर से देखने पे ऐसे लगेगा एक महिला जो है पीठ में कुछ उठाया हुआ है और साथ में वो काम कर रही है ना? कुछ ऐसे हाथ से काम कर रही है। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए इस ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ केलोंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, जो हमारे अगर हम बात करें जो वहाँ पे जहाँ पे आपका डाटा सेव होता है ग्लेशियर्स का, वहाँ पे भी एज अ लेडी ऑफ केलोंग ही इस ग्लेशियर का नाम रजिस्टर हुआ है। ठीक है, तो लेडी ऑफ केलोंग इसको कहा जाता है। कौन से रीजन में है लेडी ऑफ केलोंग? बागा वैली में है। अब मैंने कहा था कि हाइट पूछ लेता है, तो हाइट कितना है इसका? 6061 मीटर। कितना हाइट पे है ये? 6061 मीटर हाइट है। तो ये जो है, जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ है? केलोंग। तो केलोंग से जो है आप आराम से इस लेडी ऑफ केलोंग वाला जो ग्लेशियर है वो आप लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये केलोंग टाउन ही है, तो केलोंग टाउन से खींचा गया फोटो है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसको लेडी ऑफ केलोंग के नाम से कब से जाना जाता है? बेसिकली जो है 19th सेंचुरी के आसपास जो है, ऑब्वियसली बात है उस टाइम यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो वहाँ पे एक इंग्लिश लेडी आती है, नाम है उसका लेडी एलशांदे। अगर ध्यान रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो लेडी एलशांदे जो है, इन्होंने जो है जब इस ग्लेशियर को देखा था तो इनको जो है फील आ गया कि नहीं यार ये तो, इमेजिन उसने किया कि नहीं यार ये तो ऐसे दिख रहा है। अब हम तो देख के अब पता लग रहा है ना कि हाँ ऐसा ही है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो उनको लगा कि एक लेडी की इमेज टाइप है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसको जो है सिमिलर उसको उस तरीके से लगा कि क्योंकि उस एरिया में जो लेडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो वैसे ही उनको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने जो है इस नाम को रखा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि ये नाम किसने रखा? ये नाम जो है लेडी एलशांडे ने रखा है। बस हमारा कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो लेडी एलशांदे के नाम पे रखा है ऐसे बोल लो, या तो बोलो लेडी एलशांदे ने बोल दिया इसको। ठीक, तो कब बोला? लगभग 100 साल पहले आज से। ठीक है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अब बात करते हैं कि इसको ऐसे क्यों बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका बर्फ पिघल जाता है तो आप देख सकते हैं आपको एक वुमेन दिख रही होगी, ठीक है, तो जिसके पीठ पे जो है कुछ बोझा भी रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पीठ में कुछ उठाया हुआ है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग बोला जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज लेडी ऑफ केलोंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा ग्लेशियर आपका क्लियर हो गया, लेडी ऑफ केलोंग। अगर हम बात करें फर्दर, आपको देखने को मिलेगा एक और ग्लेशियर होगा, मुलकिला ग्लेशियर्स। हाइट है इसका 6478 मीटर का। मुलकिला ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस ग्लेशियर को लैंड होल्डर ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मुलकिला कहाँ पर है? तो अगर हम मुलकिला की बात करें तो जो लेडी ऑफ केलोंग है उसके यहाँ पे नॉर्थ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट के आसपास आपको जो है ये मुलकिला ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कौन से रीजन में आ जाता है? ये भी आपके भागा वैली में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गैंगस्तान ग्लेशियर, गैंगस्तान ग्लेशियर ऊपर देखा था ना हमने, ठीक है, तो आपका जो बागा ग्लेशियर है उसके ऊपर आपका गैंगस्तान ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर हो गए कौन से रीजन के? कौन से रीजन के ग्लेशियर हो गए? ये हो गया बागा वैली के ग्लेशियर्स। तो चंद्रा और बागा वैली क्लियर हो गया। तो चंद्रा के 14 ग्लेशियर क्लियर हो गए सबको? सही बात है, बोलो यार ऐसो नो। चलिए तो आगे बात करें क्या? नेक्स्ट आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और ग्लेशियर है, ठीक है, ये लाहौल वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और ग्लेशियर देखने को मिलेगा, सोना पानी ग्लेशियर। सोना पानी ग्लेशियर को भी जो है आप लोग जो है रोहतांग से देख सकते हैं, रोहतांग से थोड़ा बहुत दिखता है सोना पानी ग्लेशियर भी। सोना पानी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? 1906 में जो आपके वॉकर थे और पास्को, वही दो, कौन से दो जो कहाँ गए थे? बड़ा शिगड़ी गए थे। तो इन दोनों ने ही यहाँ पे एक सर्वे किया था। एक तो कब हुआ? 1906 में। इसके ऊपर एक और सर्वे भी हुआ सोना पानी के ऊपर 1957 में। बट 1957 में वहाँ पे कौन गए थे? जीएसआई से गए थे ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। कौन दो लोग गए थे?
एक एफ अहमद था और दूसरा दत्ता, है ना, तो जीएन दत्ता। बट यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं कुरिन और मुंशी। तो कुरिन और मुंशी ये थे आपके इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे, जीएसआई से ही थे ये भी, ठीक है। तो यहाँ से 1957 में कुरिन और मुंशी ये गए थे सोना पानी के लिए, और 1906 में वाकर और पास्को ये तो थे ही थे। बस मेरा कि नहीं आ रहा है। तो ये दो सर्वे हुए थे सोना पानी के ऊपर, तो सोना पानी के ऊपर दो सर्वे आपको याद रखने हैं, 1906 और 1957 में। तो 1906 में यहाँ पे वाकर और पास्को गए थे, और 1957 में कुरिन और मुंशी गए थे। सोना पानी भी जो है आपके रोहतांग पास से आराम से इसको आप लोग देख सकते हो, सोना पानी हो गया आपका, कुल्टी हो गया, तो ये दोनों ग्लेशियर आपको जो है रोहतांग पास से आराम से दिख जाता है। ठीक नाउ अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं एक और वैली, दैट इज योर मियार वैली। किसके बारे में बात करते हैं, मियार वैली। ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन ऑफ लाहौल स्पीति, या आप बोल सकते हैं कौन सा रीजन हो गया, ये नॉर्थ मोस्ट रीजन हो गया लाहौल स्पीति का। तो ये वाला रीजन है दैट इज योर मियार। तो ये वैली जो आपका मियार वैली है, इस मियार वैली में एक ग्लेशियर है दैट इज योर मियार ग्लेशियर, और इस मियार ग्लेशियर से ही एक आपका जो है नाला निकलता है, एक आपकी रिवर निकलती है दैट इज मियार रिवर या मियार नाला। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम मियार है, तो ऑब्वियस सी बात है मियार ग्लेशियर, तो सीधी सी बात है। तो मियार ग्लेशियर कहाँ है, मियार वैली में है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मियार ग्लेशियर कौन से जिले में है ये पूछ लेगा, तो मियार ग्लेशियर कहाँ पे आपके लाहौल स्पीति में है। मियार के साथ साथ आपको एक और ग्लेशियर देखने को मिलेगा थोरंग, थोरंग के बाद आपको देखने को मिलेगा कारपट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उथाम्पू। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में ही देख सकते हैं, थोरंग हो गया, कारपट हो गया, उथाम्पू हो गया, मियार वैली में ही है या मियार के आसपास के ग्लेशियर्स हैं। बोलो बात क्लियर है। तो मियार वैली में आपको ये चार ग्लेशियर याद रखने हैं, कौन कौन से, मियार हो गया, थोरंग हो गया, कारपट हो गया और उथाम्पू हो गया। तो चार ग्लेशियर आपको याद रखने हैं मियार वैली के अंदर। आगे बात करें, यस, हाँ जी, लिख लिया, चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं पट्टन वैली की। तो ये आप जानते हैं कि ये आपका पट्टन वैली आपका शुरू हो जाता है यहाँ से, ये तांडी से आगे आपका पट्टन वैली शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तांडी आपका वो जगह है जहाँ पे चंद्र और बागा जो है संगम है, चंद्रबागा का, चंद्रबागा जहाँ पे मिलती है, उसके बाद जो है चंद्रबागा रिवर या चेनाब के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इसी के आगे का जो वैली है वो पट्टन वैली है। तो पट्टन वैली में कुछ इंपॉर्टेंट आपके ग्लेशियर हो गए, कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका दोक्षा ग्लेशियर, हो गया नीलकंठ हो गया, एक हो गया लैंगर, एक हो गया शिल्पा, एक हो गया आपका कुक्ति, ठीक है। तो शिल्पा या शिल्ला ग्लेशियर हो गए, ठीक है। तो किसी भी नाम से, कई बार शिल्पा भी पूछ लेता है, तो शिल्पा या शिल्ला इस नाम से पूछ लेता है। तो शिल्ला या शिल्पा ग्लेशियर ये दोनों आपको याद रखना है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं दोक्षु हो गया, नीलकंठ हो गया, लैंगर हो गया, ये लैंगर ग्लेशियर, यहीं पे आपका कुक्ति, कुक्ति हमने पास भी पढ़ा था याद है, तो बस उसी के आसपास का ग्लेशियर यहीं कहीं था आपका कुक्ति, बरमौर के साथ कनेक्ट कर रहा था ना लाहौल को, तो ये आपके पास है कुक्ति ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपका कुक्ति हो गया, और यहीं पे आपके पास क्या हो गया आपका शिल्ला या शिल्पा ग्लेशियर, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके चार ग्लेशियर हो गए किसके, पट्टन वैली के। तो पट्टन वैली के चार ग्लेशियर आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात क्लियर है, सुनो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माउंटेन पासेज जो हमने पढ़ रखे हैं वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि अब आप लोग को रीजन क्लियर हो गया है, आपको रीजन पता है ना कि कौन सा रीजन क्या है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन द एंड ऑफ ज्योग्राफी आपको इतने बार मैप दिख जाएगा कि अब आपके फिर दिमाग में ही छप जाएगा फिर कौन सा एरिया कहाँ पे है, ठीक। चले आगे, बोलो यार सुनो नाउ। एक और ग्लेशियर है, एक और ग्लेशियर लाहौल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पिराड़ ग्लेशियर। एक और ग्लेशियर के बारे में बात आती है यहाँ पे, पिराड़ ग्लेशियर के बारे में बात आती है। तो पिराड़ जो है एक जो है छोटा ग्लेशियर है, लोग कहाँ पे देखने को मिलता है कि लाहौल स्पीति में एक जगह है, कौन सी जगह है आपका, पुतरूनी। तो पुतरूनी एक जगह है लाहौल स्पीति में, लाहौल में बेसिकली, वहाँ पे आपको जो है, वहाँ से आप इस पिराड़ ग्लेशियर में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है पिराड़ के बारे में, पिराड़ के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि लोकल डायलेक्ट्स में पिराड़ का मतलब, वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है, पिराड़ का मतलब होता है ब्रोकन रॉक। तो ये पूछ लेता है भाई, तो ब्रोकन रॉक जो है वो किसका मतलब होता है, पिराड़ का मतलब होता है ब्रोकन रॉक। और पिराड़ ग्लेशियर कहाँ पे आपका, लाहौल स्पीति के अंदर है। तो पिराड़ ग्लेशियर कहाँ पे आपका, लाहौल स्पीति के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और पिराड़ का मतलब क्या होता है, पिराड़ का मतलब होता है ब्रोकन रॉक। क्लियर है बात, बोलो यार सुनो। तो आई थिंक, हाँ, तो आई थिंक लाहौल स्पीति हमारा कवर हो गया। तो लाहौल स्पीति के लगभग सारे ग्लेशियर हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट सारे हम लोग ग्लेशियर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लाहौल के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर। तो ये बात क्लियर हो गया सबको अब, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में
मेजरली आपको जो ग्लेशियर देखने को मिलेगा वो लाहौल वैली हो गया, चंद्रभागा वैली हो गया, चंद्रभागा दोनों का चंद्र और बागा वैली हो गया, और पट्टन वैली हो गया, मियार वैली हो गया। इस वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज योर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कुछ मेजर ग्लेशियर हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3-4 ग्लेशियर हैं जो मेजर हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ब्यास कुंड वाला ग्लेशियर, जहाँ से आपकी ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक, यहीं पे आपको लेक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या नाम था लेक का? भृगु। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें साराउंगा ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और दुधोन ग्लेशियर, ये 4 ग्लेशियर आपको कुल्लू के अंदर देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जब हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं कुल्लू के अंदर, तो पार्वती ग्लेशियर, पार्वती, तो ये वाला रीजन जो है ये पार्वती वैली है। ठीक है, याद हो सबको? याद है ये पार्वती वैली है ना। और पार्वती वैली से रास्ता जाता है, पास जाता है ना एक पिन पार्वती पास। और पार्वती वैली से एक रिवर भी ओरिजिनेट होती है। कौन सी? पार्वती रिवर। और पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की ट्रिब्यूटरी, जाके ब्यास में मिलेगी। ठीक है, नाउ पार्वती रिवर की अगर हम बात करें, तो पार्वती ग्लेशियर की बात करें तो रीजन तो हमारे को मालूम पड़ गया कि कहाँ पर है, ये पार्वती वैली में है पार्वती ग्लेशियर। जो पार्वती रिवर है वो पानी रिसीव करती है कहाँ से? पार्वती ग्लेशियर से पानी रिसीव करती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है उसी पार्वती वैली के अंदर। कौन सा ग्लेशियर है आपका? दुधोन ग्लेशियर। ये दुधोन ग्लेशियर जो है ये भी पार्वती वैली के अंदर है। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो स्ट्रीम, एक दुधोन से स्ट्रीम निकल रही है, एक पार्वती ग्लेशियर से निकल रही है, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? पार्वती रिवर बना रहे हैं। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ इसके अलावा ब्यास कुंड देखने को मिलेगा। तो ब्यास कुंड ग्लेशियर है आपका। तो ब्यास कुंड ग्लेशियर जो है यहाँ से ब्यास रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलता है साराउंगा ग्लेशियर। तो साराउंगा ग्लेशियर जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है ये साराउंगा, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। और साराउंगा के साथ ही यहीं पे आपको देखने को मिलता है कौन सा वाला एरिया, कौन से पीक थे वो? इंद्रासन वरा, इंद्रासन पीक याद है ना, है ना? तो इंद्रासन हो गया, यहीं पे आपका हमटा था। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो यहाँ पे आपको इस रीजन में आपको ये साराउंगा ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है साराउंगा ग्लेशियर। ठीक है, तो ये 4 ग्लेशियर आपको ध्यान में रखना है कुल्लू के अंदर। तो कुल्लू के अंदर 4 ग्लेशियर हो गया। कौन कौन सा हो गया? पार्वती, दुधोन, ब्यास कुंड और साराउंगा। ठीक, तो पार्वती और ब्यास कुंड ये तो याद है, ये तो याद है। अब बचे कौन से आपके? एक दुधोन हो गया, एक दूसरा साराउंगा। ये 2 आपको याद करने हैं। 2 तो पता है ना, पार्वती और ब्यास कुंड, ये तो पता है, ब्यास के नाम से समझ में आ जाएगा। अब आपको याद कौन सा करना है? सिर्फ 2 चीजें याद करनी है आपको। कौन कौन सी? दुधोन ग्लेशियर और साराउंगा ग्लेशियर। तो इसी के साथ हमारा कुल्लू भी कवर होता है। तो इसी के साथ हमारा कुल्लू कवर होता है। बात करते हैं कांगड़ा की, बात करते हैं कांगड़ा की। तो कांगड़ा की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला रीजन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन सा रीजन है? बड़ा बंगाल वाला एरिया। और जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं लगभग कांगड़ा के यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट है, ये वो एरिया है जहाँ पे कौन आता है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का कौन सा पॉइंट है? सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहीं पे दौलाधार, दौलाधार का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो इसी रीजन में यहाँ पे टकराते हैं ये दोनों। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी रीजन में काफ़ी ऊंचे ऊंचे आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। और इसी रीजन में ही आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट पासेस भी देखने को मिलता है। बोलो यस और नो? ठीक, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 ग्लेशियर्स आपके निकलते हैं। कौन से ग्लेशियर हैं? एक है बंदल ग्लेशियर, एक है आपका तंतगिरी ग्लेशियर। तो बद्दल से बद्दल स्ट्रीम निकलती है, तंतगिरी से तंतगिरी स्ट्रीम निकलती है। ये दोनों मिलते हैं तो कौन सी रिवर बनती है? रावी। ये दोनों मिलते हैं तो कौन सी रिवर बनती है? रावी। तो 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको याद रखना है कांगड़ा जिले के अंदर। कौन कौन से हो गया? बद्दल और तंतगिरी। तो 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, बद्दल और तंतगिरी। ठीक, अब दोनों कौन से रेंज में आती हैं? दोनों आती हैं पीर पंजाल में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन से रेंज में है ये? पीर पंजाल माउंटेन रेंज में देखने को मिलता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बद्दल रिवर से, बद्दल ग्लेशियर से कौन सा पानी निकलता है? बद्दल रिवर का पानी निकलेगा। और जो है तंतगिरी से जो है तंतगिरी रिवर निकलती है। दोनों मिल जाते हैं, उसी रीजन में मिलते हैं। कौन से रीजन में? बड़ा बंगाल वाले एरिया में ही मिलते हैं। और फिर जो है रावी रिवर बनती है, और रावी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, फिर जाके बन के बाद ये जो है चंबा में बरमौर से वाले एरिया से एंटर कर जाती है। ठीक है, और मेन शहर जो आपका चंबा है वहाँ से गुजरते हुए जो है फिर चंबा से जो है ये, चंबा से बाहर
हिमाचल से बाहर चली जाती है। बाकी ये जब हम रिवर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन से रीजन से एंटर करता है और कौन से रीजन से बाहर निकलता है। ठीक, चलिए, तो ये 2 ग्लेशियर क्लियर हो गया कांगड़ा के अंदर। तो कांगड़ा के अंदर 2 ग्लेशियर कौन कौन से है भाई? कांगड़ा के अंदर 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? बदल ग्लेशियर और तंतगिरी ग्लेशियर। तो बदल ग्लेशियर और तंतगिरी ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करें क्या? यस, नेक्स्ट। तो आगे बात करते हैं किन्नौर के बारे में। देखिए, तो किन्नौर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको एक ग्लेशियर याद रखना है। किन्नौर की जब हम बात करते हैं सिर्फ एक ग्लेशियर याद रखना है, दैट इज योर गारा ग्लेशियर, गारा या गारो ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर की बात करते हैं तो गारा ग्लेशियर से एक नाला भी निकलता है, दैट इज गारा नाला। और गारा नाला जो है ये बेसिकली सतलुज रिवर में जाके मिल जाता है। तो गारा नाला जो है बेसिकली आपके सतलुज रिवर में जाके मिल जाता है। तो सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है गारा, और ये जो गारा ग्लेशियर, गारा रिवर है, वो कहाँ से निकलती है? गारा ग्लेशियर से निकलती है। तो गारा ग्लेशियर कौन से जिले में है? गारा ग्लेशियर आपके किन्नौर जिले में है। तो आपको एक ही याद रखना है, ठीक है? तो आपको एक ही ग्लेशियर किन्नौर के अंदर ध्यान में रखना है, गारा ग्लेशियर। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं शिमला की। तो शिमला जिले के अंदर भी आपको एक ही ग्लेशियर याद रखना है। कौन सा ग्लेशियर है आपका? चंद्रनान ग्लेशियर। कौन सा है? चंद्रनान ग्लेशियर। तो चंद्रनान ग्लेशियर से एक लेक भी आप याद रख लो। कौन सा लेक है? चंद्रनान। आपको याद होगा हमने एक पास पढ़ा था, कौन सा पास था? चांशल पास। तो चांशल पास के नियर बाय आपको ये सब देखने को मिलेगा। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो चांशल पास के आसपास ही आपको जो है चंद्रनान लेक देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको चंद्रनान ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। बोलो, बात क्लियर है? और इसी ग्लेशियर से पानी जाएगा कहाँ पे? आपके पब्बर रिवर में। तो हमने पब्बर रिवर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रखी थी ना। तो पब्बर रिवर कहाँ पे है? आपके जो शिमला में जो रोहड़ू वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको एक मेजर रिवर देखने को मिलती है। कौन सी? पब्बर रिवर। और पब्बर रिवर फिर आगे जाके जो है टॉन्स में गिर जाती है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी हम बात करेंगे, जब रिवर्स के बारे में बात करेंगे सारे रीजन में बात करेंगे। ठीक, दूसरा चांशल। चांशल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने बात किया था। तो चांशल जो है रोहड़ू में है, और रोहड़ू वाले बेल्ट को जो है किससे कनेक्ट करता है? डोडरा कवार। तो डोडरा कवार वाला रीजन है, या आप बोल सकते हैं डोडरा कवार से फिर फर्दर उत्तराखंड वाला रीजन है। बस मैंने उत्तराखंड का उत्तरकाशी वाला एरिया पड़ता है वो। ठीक, तो वहां से कनेक्ट करेगा। तो चंद्रनान ग्लेशियर भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो चंद्रनान, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है 2 चीजों में, एक चंद्रताल है, एक चंद्रनान है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना। तो पूछेगा चंद्रताल, बताना चंद्रनान नहीं है, बताना चंद्रताल ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछेगा चंद्रनान तो चंद्रनान ही बताना है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बोलो यार सुनो। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब एग्जामिनेशन में बैठोगे, तो एग्जाम में बैठोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दोनों के बारे में अलग बातें हैं। ये चंद्रनान ग्लेशियर है, उसी से चंद्रताल बन रहा है, और हमने किस चंद्रनान बन रहा है। और चंद्रताल किसकी वजह से बन रहा था? बड़ा शिगड़ी। चंद्रताल किससे बन रहा था? बड़ा शिगड़ी। तो चलिए, तो इसी के साथ हमारा ग्लेशियर हो गया खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ग्लेशियर हो गया खत्म। तो ग्लेशियर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोग पीक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। चलिए, थैंक यू सो मच।